नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। वक्त है हमारे स्पेशल बुलेटिन का। एनसीईआरटी की किताब में हुआ बदलाव। अगर भारत के अतीत की कई धरोहरें बड़ी समृद्ध थी तो बच्चों को उसे जानना समझना ही चाहिए। ऐसे में एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की नई किताब में अगर उज्जैनी मध्य रेखा को शामिल कर भारतीय विज्ञान की समृद्धि को सामने लाने की कोशिश की है तो एक अच्छी पहल है और बहुत बढ़िया पहल है। लेकिन इसी किताब में अगर भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव का हिस्सा हटा दिया गया है तो इस पर सवाल और विवाद संभव है। आज हम इन दोनों पर बातचीत करेंगे, साथ ही कक्षा 6 की इस किताब में किए गए कुछ और बदलावों पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ इतिहासकार होंगे, खगोल शास्त्री होंगे और समाजशास्त्री भी, ताकि हम इन बदलावों को और बेहतर और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, इस पर आपकी क्या राय है। कोई सवाल आप हमारे एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 8178999182। तो उज्जैन का खगोल शास्त्र में एक समृद्ध इतिहास रहा है और यही वजह है कि उज्जैन के उज्जैनी मध्य रेखा का पाठ एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की किताब में शामिल किया है। एनडीटीवी की उज्जैन वेधशाला से देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे अब से कुछ ही देर में। इसी पर हमसे बातचीत करने के लिए खास मेहमान भी स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगे। एसके पांडे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, पूर्व कुलपति हैं पंडित रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय से। डॉक्टर पूजा सक्सेना भी आर्कियोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगी धरोहर संस्था से। और डॉक्टर रानी टोकस असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे साथ रहेंगे। डॉक्टर रानी, मेरा सवाल पहला सीधा आप ही से है कि जिस तरीके से इस पूरे एनसीईआरटी की जो 6ठी कक्षा की किताबें हैं उसमें उज्जैनी मध्य रेखा का जो पार्ट है वो इंक्लूड किया गया, लेकिन जो उस बुक से हटाया गया कहीं ना कहीं वो भी उतना ही अहम और उतनी ही जानकारी भरा है छात्रों के लिए जितना जो नया सिलेबस उसमें ऐड ऑन किया गया है वो है। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अगर देखें जो 2020 एनईपी लेकर आया था, तो उसके कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे वो थे, एक तो इंटरडिसिप्लिनरी होने का, और दूसरा ये था कि किस तरह साइंटिफिक टेम्पर और सामाजिक विज्ञान की तरफ एक फैक्ट्स पे बेस्ड, एक तथ्य पे बेस्ड एजुकेशन प्रणाली हमारी होगी जो कि होलिस्टिक एक डेवलपमेंट बच्चों का तो कोई नई अगर नया चैप्टर जो जोड़ा गया है वो ठीक है। और मैं समझती हूँ और ये सोचना होगा कि वो जो एक नया जो चैप्टर और एक सब्जेक्ट उसमें जोड़ा गया है वो मेरा मानना है जरूर तथ्य पे ही बेस्ड होगा, बिकॉज ये हमें क्रिटिकली भी देखना जरूरी है। दूसरा जो आपने महत्वपूर्ण एक बिंदु उठाया कि जो हटाया गया उसके बारे में भी सोचना होगा कि कितना जरूरी वो था। तो मैं कहूंगी बिल्कुल आपने सही बात उठाई है, क्योंकि पहले जो एक सोशल साइंस का जो एक सामाजिक विज्ञान का जो एक विषय पहले से एनसीईआरटी का सीबीएसई का जो रहा है बोर्ड का, वो 4 विषयों में विभाजित था, जो कि जिसमें ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया और सोशियोलॉजी जैसा रिलेटेड एक सब्जेक्ट पॉल साइंस हो गया। तो इन चारों विषयों को एक में ही समागम कर देना ठीक है। शायद एक इंटरडिसिप्लिनैरिटी अप्रोच को दर्शाने के लिए ये एक इनिशिएटिव लिया गया, पर मेरा सवाल ये होगा कि जो चीजें हटाई गई हैं, जैसे अगर आप देखें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो होता है, ज्योग्राफी का अगर मैं देख रही थी, ज्योग्राफी के विषय में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडल जो ग्लोब पर जो आप लोकेट करते हैं, जिससे मान लीजिए कोई बच्चा कल को कल्चरल ज्योग्राफर बनना चाहता है, सोशल ज्योग्राफर बनना चाहता है, तो वो ट्रेनिंग बचपन से ही उसे इन विषयों में मैप्स पे ट्रेस करके मिल रही थी। बट अगर हम उसको हटा देंगे तो कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि फिर बच्चा सिर्फ एक नजरिए से क्यों सीखे। अगर सीखना है तो और दूसरा नजरिया भी होना जरूरी है। और हिस्ट्री को अगर हम हटाने की चाहे कितनी चेष्टा कर लें,
नहीं पाएंगे। एक उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को और एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जैसे कि आपके शरीर का एक अंग है, जो आपको अगर अपना कुछ एक अंग में परेशानी है या कुछ 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 आपको नहीं ठीक लग रहा है, तो आप क्या करेंगे? आप उसको हटा देंगे, बट आप क्या संपूर्ण अपने आप में महसूस करेंगे? तो जी जो जी हमारे जी। जो इतिहास बिल्कुल। रहा। एक रिपोर्ट हम इसी पर दिखा देते हैं। मैं आपके पास भी लौटूंगी एसके पांडे जी, अगला सवाल मैं आप ही से पूछूंगी। इससे पहले एक रिपोर्ट हम दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी ने उज्जैन से ये रिपोर्ट कवर किया, ये देखते हैं। इस समय हम जीवाजी राव वेधशाला में खड़े हुए हैं और यहाँ पर हम इसलिए आए हुए हैं क्योंकि एनसीईआरटी ने छठी की पाठ्य पुस्तक की कक्षा में परिवर्तन करा है। उस परिवर्तन में बताया है कि जो मध्य रेखा है वो उज्जैन के ऊपर से गुजरी है। इसी को लेकर हम यहाँ पर वेधशाला में आए हुए हैं। यहाँ के जो अधीक्षक है राजेंद्र प्रकाश गुप्ता जी से जानकारी लेने की ये पूरी तरीके से क्या है और इससे बच्चों को क्या फायदा होगा, और अगर लेट हुआ है, अगर देरी से शामिल किया गया तो उसके क्या नुकसान है। तो गुप्ता जी ये बताएं कि ये हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप बता रहे हैं, आपको सारी जानकारी है कि ये जो एनसीईआरटी ने शामिल करा है छठी की पुस्तक में कि मध्य रेखा यहाँ से गुजरी है, इसका क्या मतलब है पूरा? उज्जैन प्राचीन समय से कालगणना की नगरी रही है। कर्क रेखा उज्जैन से गुजरती थी। वर्तमान समय में थोड़ा सा हटके डोंगला नामक स्थान, वहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। और उज्जैन से जो देशांतर गुजरता था उसका महत्व प्राइम मेरिडियन की तरीके से था। मतलब जो भी प्राचीन ग्रंथ वगैरह हमारे लिखे गए हैं उसमें जो जीरो लाइन मानी गई है वो उज्जैन से गुजरने वाले देशांतर को मान के इसकी पूरी गणना की गई है। तो अगर उज्जैन को प्राइम मेरिडियन के रूप में या कर्क रेखा के, ये देखना पड़ेगा कि पाठ्यक्रम में किस प्रकार से उसको पूरा लिखा गया है, अगर ये शामिल किया गया है तो बहुत स्वागत योग और बहुत अच्छा कदम है और इसकी सभी जगह सराहना होनी चाहिए। इससे बच्चों को फायदा क्या होगा? जो आप बता रहे थे कि सभी को जानना है, तो इससे बच्चों को क्या फायदा होगा? देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी थी वो स्पष्ट रूप से इस बात को परिलक्षित करती है कि जो हमारी शिक्षा इस प्रकार से हो कि जो भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा जो रही है उसको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाए, और जो पढ़ के जो हमारे नागरिक निकले उनको एक गर्व हो भारतीय होने पर, भारतीय साहित्य और उस पर गर्व महसूस हो। और इसी को शामिल करते हुए वर्तमान समय में या इसी अवधारणा के अंतर्गत वर्तमान समय में जो पाठ्यक्रम वगैरह है उसमें परिवर्तन किया जा रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए जो पूरा हमारा कहते खगोल विज्ञान, चूँकि भारत का बहुत डेवलप रहा है, तो उसको पूरा पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। अच्छी तरीके से बताया कि यहाँ से जो रेखा खींची है उसका क्या महत्व है, और यहाँ पे जो विद्यार्थी आते हैं उनको किस तरीके से बताया जाता है, और जो पाठ्य पुस्तक में शामिल किया है उसका भी उन्होंने स्वागत किया है कि जिससे विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। एनडीटीवी के लिए उज्जैन से ललित जैन। एसके पांडे भी हमारे साथ हैं, वाइस चांसलर हैं एसके पांडे जी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी से। एसके पांडे जी, सवाल आपसे ये, जिस तरीके से अंबेडकर का हिस्सा हटा दिया गया और नया हिस्सा इसमें शामिल किया गया, इसको हटाने की कोई ठोस वजह सामने नहीं रखी गई। अब इन हालातों में क्या लगता नहीं है कि आगे ये कोई बड़ा रूप ले सकता है, राजनीतिक विवाद इस मामले को लेकर खड़ा हो सकता है आने वाले दिनों में? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही कि जितना समझ पा रहा हूँ उसके पूर्व वक्ता से मैं समझता हूँ हमारे भारत देश का आदिकाल से न केवल विज्ञान में बल्कि अन्य क्षेत्रों में विशेष योगदान रहा है, वो हमारी धरोहर है, और उस सब की जानकारी वर्तमान छात्र छात्राओं को देना अत्यंत आवश्यक है। इतिहासकारों ने बहुत सारे हमारी चीजों को बदल के रख दिया था। अब ये समय आ गया है कि हम अपने अतीत को पहचानें और उसको बच्चों को बताएं, और ये धरोहर आने वाली पीढ़ी को और समृद्ध करके हम सौंप सके। नहीं तो ऐसा हम नहीं करेंगे आज तो आने वाली पीढ़ी कभी जान ही नहीं पाएगी कि भारत के अतीत के गर्भ में क्या क्या जानकारियां छिपी रह गई। तो ये बहुत जरूरी है तो अपने अतीत को देखना और अतीत में जो कुछ हुआ है उसको बच्चों को बताना। पांडे जी, आप कह रहे हैं ठीक है, बिल्कुल बहुत जरूरी है अतीत को देखना, आगे आने वाली पीढ़ी को उसे बताना और समझाना, लेकिन वही अतीत की बातें हैं जो अब तक हम पढ़ते सुनते देखते आ रहे हैं। आपने अच्छी बात है और चीजों को इंक्लूड किया है, पाठ्यक्रम में शामिल किया है, लेकिन कुछ ऐसे
खास और महत्वपूर्ण हिस्सों को आपने हटा भी दिया है। उसको भी जानना उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मायने रखता है आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए, जितना आपने नया हिस्सा उसमें इंक्लूड किया है। फिर उसको हटाया क्यों गया, सवाल इसी को लेकर खड़ा हो रहा है। पांडे जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, मैं एक बार नहीं, फिर अभी से लेकिन इतना जी, कहूंगा मैं जी कि मैं आपसे उज्जैन फिर से जिसकी थोड़ा बात सा अभी मैं हो रही आपसे थी, फिर से पूछती हूँ। आपने कहा कि आने वाली पीढ़ी के लिए ये बदलाव जरूरी है। ठीक है, अच्छी बात है, नए हिस्से को, नई जानकारी को उसमें इंक्लूड किया गया, लेकिन पुरानी जो जानकारी थी, जिसको अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, उसको हटाने पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, देखिए, हटाने, यदि गलत जानकारी बच्चों को पढ़ाई जा रही है तो उसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। आज हम करेक्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो किन्हीं कारणों से देखिए बहुत सारी चीजें हमसे छुपी हुई है। गलत जानकारी इतिहास में है, गलत जानकारी हम बच्चों को देंगे तो ये बच्चे तो वही लेकर के आगे बढ़ेंगे ना। तो ये सही समय है, यदि हमको सही जानकारी मिल रही है जो हमारे पास है, हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में है, उसको बच्चों को बताने के लिए यदि पुस्तकों में बदलाव की आवश्यकता है तो करना पड़ेगा। जी, तो जानकारी सही जाना चाहिए बच्चों के सामने। आप पूजा जी, मेरा सवाल आपसे है, आर्कियोलॉजिस्ट हैं पूजा जी। पूजा जी, जिस तरीके से बात हो रही है लगातार, पांडे जी कह रहे हैं कि गलत जानकारी है उसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अब तक हम उस जानकारी को पढ़ रहे हैं, हम उस जानकारी को हासिल कर रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन क्या ये गलत जानकारी है? अंबेडकर वाला हिस्सा जो उन्होंने संघर्ष किया है जात पात के लिए, जो उन्होंने तमाम काम किए हैं इस बारे में, नई किताब में दलितों के बारे में जो संघर्ष अंबेडकर का रहा है, उस हिस्से को हटाया गया है। हम आपके पास लौटेंगे। शहडोल में एनडीटीवी ने भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर प्रमोद पांडे से इसी बारे में बातचीत की थी, जो बदलाव एनसीईआरटी की किताबों में किए गए हैं। क्या कहा था उन्होंने, आइए देखते हैं। मौजूद हैं पंडित शंभूलाल शुक्ल विश्वविद्यालय के परिसर में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रमोद पांडे जी, जो भौतिक शास्त्र के प्रोफेसर हैं, साथ ही खगोल विज्ञान में भी अनुसंधान करते हैं। हम इनसे बात करते हैं एनसीईआरटी की पुस्तकों पे, कि कक्षा 6वीं की पुस्तकों पर उज्जैनी में जो कर्क रेखा निकलती है और उसका जो सेंटर है कर्क रेखा का, उस संबंध का जो पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना है इस संदर्भ में हम प्रोफेसर प्रमोद पांडे जी से बात करते हैं कि क्या है ये इस बारे में बताएंगे हमें। यही वो जानकारी है जिससे सबसे पहले हमारे सूर्य सिद्धांत में है कि पृथ्वी गोलाकार नहीं है बल्कि वो अंडाकार है। तो जितना भी पृथ्वी और सूर्य की सापेक्ष गति, तारामंडल में अलग अलग जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी गति, ये सब कुछ तो इसी में है। तो ये तो उज्जैन को भी अगर हम केंद्र बिंदु मान करके, हम अपना जीएमटी मान करके अध्ययन करते हैं तो परिणाम वही प्राप्त हो रहे हैं। तो हम क्यों दूसरे देशों द्वारा जो थोपा गया जीएमटी है उसको हम माने? हम अपने जीएमटी को मानते हुए, उज्जैन को मानते हुए अपना शोध कार्य क्यों ना करें? क्योंकि उससे भी परिणाम वही है। सबसे पहला रिजल्ट कि पृथ्वी अंडाकार है हमने दिया सूर्य सिद्धांत में। तो हम जब ये परिणाम प्राप्त कर रहे हैं कि हमारे परिणाम सही आ रहे हैं, तो हम अपने ही जो धरोहर है उसको केंद्र मानते हुए क्यों ना अनुसंधान करें। एक तो सबसे मुख्य बात मेरा ये है कि हमारा जो गौरवशाली इतिहास है, तो बच्चों में आज एक, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि उनके अंदर ये लगता है कि जो विदेश में है वही सब अच्छा है, हमारे देश में कोई कार्य नहीं हुआ। तो बच्चों में एक गौरव पनपेगा कि हमारे इतिहास को लेकर के एक गौरवशाली इतिहास है, उसकी जानकारी मिलेगी। दूसरी चीज़, हम अपनी ज्ञान परंपरा जो हमारा कौशल है, जिसमें हमारी विशेषज्ञता है, उसको लेके क्यों ना अनुसंधान करें? अगर वो हमारे पास उनसे श्रेष्ठ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो चीज़ उनके पास श्रेष्ठ है वो हम लें, लेकिन हमारे पास जो श्रेष्ठ है वो हम क्यों छोड़ें? और खगोल अध्ययन में हम उनसे श्रेष्ठ हैं
हमारा पूरा का पूरा जो पद्धति है उसके अध्ययन की, उसके कैलकुलेशन की, गुणा भाग की आज भी श्रेष्ठ है। तो मेरा ये है कि वो श्रेष्ठ को हम क्यों छोड़ें, उसको पुनर्जीवित करें और उसमें आगे अनुसंधान करें। सरकार जो एनसीईआरटी की पुस्तकों में शामिल कर रही है कक्षा 6 की पुस्तकों में, इस पर क्या कहना है? क्या ये तो स्वागत योग्य कदम है और मैंने जैसे कहा कि थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर कक्षा में उत्तरोत्तर शामिल करें। तो उज्जैनी मध्य रेखा का पाठ एनसीईआरटी ने कक्षा 6 की किताब में अब शामिल किया है। कंचन जी, आपसे मेरा सवाल है, अब जिस तरीके से इस पाठ्यक्रम को एनसीईआरटी की किताब में शामिल किया गया, सवाल ये खड़ा होता है कि क्या बच्चों को अपने गौरवपूर्ण इतिहास से इतने वक्त तक दूर रखा गया? रानी जी आपसे मेरा सवाल है। रानी जी, आपको आवाज मेरी आ रही है? सवाल ये है कि उज्जैन के उज्जैनी मध्य रेखा का पाठ जिस तरीके से अब एनसीईआरटी में इंक्लूड किया गया है, इतने सालों बाद अब इसको इंक्लूड किया गया है, क्या इतने वक्त तक भारत के जो बच्चे हैं उनको अपने ही इतिहास से दूर रखा गया? दो बातें मैं कहना चाहूंगी। पहली तो ये, जैसे कि अभी मेरे से पहले जो अभी प्रवक्ता जो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी जो है वो जो सिलेबस है वो फॉरेन सिलेबस क्यों लें। तो मैं ये तथ्य ठीक करना चाहूंगी कि एनसीईआरटी जो है, जिसका एवोल्यूशन जो एनसीईआरटी का जो करिकुलम है वो 1961 27 जुलाई में हुआ था और वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही कहीं ना कहीं उसकी भूमिका रही थी। तो ऐसा नहीं है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो विदेशी कोई करिकुलम है और भारतीय ज्ञान परंपरा से हमारे बच्चे विमुख रहे, ये चेष्टा बिल्कुल भी ना पहले हुई थी, ना अब होनी चाहिए, ना ही कभी आगे होनी चाहिए। पर हमें हमारा बड़ा सवाल अब यहाँ ये है कि क्या ये सिर्फ करिकुलम को और एनरिच करने की और डीपर और गहरी बनाने की चेष्टा है या राजनीतिकरण हो रहा है पूरे एजुकेशन प्रणाली का? क्योंकि देखिए, एजुकेशन एक बहुत टूल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, पर हम इतिहास को अगर किसी भी तरह से तोड़ मरोड़ करके अगर हम पेश करेंगे तो वो ज्यादा आगे तक नहीं ले जाएगा, क्योंकि सेकुलरिज्म की बात हमारे प्रणाली में शुरू से ही रही है। और मैं ये नहीं कह रही, जो भी राजनीतिकरण अगर किसी एजुकेशनल किसी शिक्षा प्रणाली का होता है तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी हो रहा है, पहले नहीं हुआ होगा। ये एक नोन फैक्ट है, क्योंकि चेंज एक कांस्टेंट है, चेंज ही एक बदल। पूजा, हड़प्पा सभ्यता का नाम बदला गया है, तो अब सवाल ये कि आगे आने वाली कक्षा की किताबों का क्या होगा? बदलाव ही एक वो पूजा, मेरा सवाल आपसे है। पूजा मैम, मेरा सवाल आपसे है, हड़प्पा सभ्यता का नाम बदला गया है, अब आगे की कक्षाओं की किताबों का क्या होगा? हड़प्पा सभ्यता का नाम बदलना इस समय बहुत अच्छा कदम है। ये हड़प्पा सिर्फ एक साइट का नाम है, क्योंकि सबसे पहले वो साइट खोजी गई तो उस समय नाम दे दिया गया हड़प्पा सभ्यता। ये अंग्रेजों का समय था और अब तो उसको कई साल बीत चुके हैं, बल्कि दशक बीत चुका है, कई एक सेंचुरी बीत चुकी है और तब से अब तक में बहुत सारे उत्खनन हो चुके हैं और सिंधु सभ्यता अपने बहुत ही उत्कृष्ट रूप में हमारे सामने है। जो हमने बहुत पहले हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, कोटदीजी में 2-4 जो बड़ी बड़ी साइट्स थी, अभी तक हम उनको 2023 तक भी 24 तक भी वही पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि अभी बहुत अच्छी नई साइट्स आई हैं, जैसे धोलावीरा है, राखीगढ़ी है, जहां पर उससे भी बेहतर हमको अवशेष मिले हैं। तो क्या हुआ था कि शुरू में सिर्फ सिंधु सभ्यता कहकर हमने उसे जाना, क्योंकि सिंधु घाटी नदी के किनारे किनारे थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि जो सरस्वती नदी है, जो विलुप्त है, अब उसकी भी खोज कर ली गई है और उस सरस्वती के नदी के किनारे भी सिर्फ हड़प्पा नहीं, पूर्व हड़प्पा भी हमको मिल रहा है। तो अब उसका नाम बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उस संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे तो जब हम ये कहेंगे कि सरस्वती नदी के किनारे भी हमको साइट्स मिल रही है, अब तो बल्कि उत्तर प्रदेश के आलमगीर तक हम आ चुके हैं, तो बहुत बड़ा हिस्सा आ गया है जी। तो पढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है आगे की किताबों में भी,
तो नाम भी बदलना बहुत सही है, इसको सिंधु सरस्वती कहना ही चाहिए। और आगे तो हमारे पास बहुत सारी साइट्स हैं, बहुत अच्छा अच्छा हमारे पास अवशेष हैं जिनके बारे में बताया जा सकता है। जी, तो काफ़ी अच्छी सामग्री, यानी कि आप जिस तरीके से कह रहे हैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां हैं अब जो आगे पढ़ाई जाएंगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होंगे आपके हिसाब से, जैसा कि आप बता रहे हैं। पुरानी और नई में अगर मैं डिफरेंस पूजा सक्सेना जी आपसे जानना चाहूँ, पुरान जो नया पाठ्यक्रम है उसके हिसाब से जो 4 नए व्यवसायों का जिनका उल्लेख किया गया है, कृषक, बुनकर, कुम्हार, निर्माता, बढ़ई, इन तमाम व्यवसायों का उल्लेख किया गया है, जबकि पुराने उसमें वर्ण समूहों में 4 समूह में बांटा जाता था, जो अब तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि जन्म के आधार पर आपका वर्ण तय होता है। बिल्कुल, जन्म के आधार पर वर्ण कभी भी तय नहीं होता था, इसलिए जो परिवर्तन है वो सही है। हमको हमेशा एक ढर्रे पर चलते रहने की आवश्यकता भी नहीं है। हर बार नए अन्वेषण होते हैं, नई रिसर्च होती है, नए ग्रंथ हम पढ़ ग्रंथों की नई तरीके से समीक्षाएं होती हैं। तो हमें जहां पर ये किसी भी ग्रंथ में ये नहीं दिखाई देता कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी, तो इसे लिखना भी नहीं चाहिए। और जिस तरीके की हमारी, क्योंकि सिर्फ 4 वर्ण ही नहीं, भारत में बहुत सारी जातियां भी हैं, तो उन सबको इंक्लूड करते हुए सबके बारे में पढ़ाना चाहिए, किसी एक समुदाय विशेष तक सीमित नहीं करना चाहिए। जी, पूजा, मेरा आपसे सवाल ये था, रानी मेरा सवाल आपसे था, जिस तरीके से अब तक हम ये पढ़ते चले आ रहे हैं अचानक से, क्योंकि सदियों हो गई हैं, धार्मिक पुस्तकों में इन्हीं बातों का जिक्र है, जैसा कि अभी बता भी रही थी हमें रानी जी, तो इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये कहना कि हमारे भारत देश में कभी वर्ण व्यवस्था नहीं रही तो ये गलत होगा। और तमाम तथ्य हैं, अगर साइंटिफिकली और रैशनली अगर हम एविडेंस भी हैं, ऐसा नहीं है। और जो हमारे ये जरूरी है कि जो समाज शास्त्री, जैसे अगर समाज शास्त्री की नजर से अगर देखा जाए तो समाज अलग अलग विभागों में बटा हुआ था, ऐसा नहीं बटा हुआ था। तो पर मैं फिर भी ये कहना चाहूंगी कि भारतीय परंपरा जरूरी है, पर उसके कॉन्टेक्स्ट में एक ग्लोबल, एक हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हम एक वर्ल्ड हिस्ट्री से अगर अपने बच्चों को विमुख करेंगे तो हमारे बच्चे ग्रो कैसे करेंगे, हमें हमारे बच्चे कैसे जुड़ेंगे विश्व से। सिर्फ भारत एक अकेली एंटिटी नहीं है कि वो अकेले में ही सीमित हो जाएगा। ठीक है, हम हम लोग इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, पर वो आत्मनिर्भरता पूरी तरह से आत्मनिर्भरता नहीं होती है, बिकॉज हम देश के हर हिस्से से जुड़े हुए हैं। तो अगर बच्चा जब स्कूल में आता है और वहीं पर अगर उसे, जो हम डिजिटल इंडिया की एक तरफ बात करें, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है, एनईपी पॉलिसी खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। जब एनसीईआरटी में इस तरह के बदलाव हो रहे हैं, क्या हम छुपाना चाह रहे हैं, सवाल ये है। और क्यों छुपाना चाह रहे हैं? अगर हमारे सारे तथ्य सही है तो क्यों ना पुराने वाले जो विषय जो हटाए गए हैं उनको कंपैरिजन में रखा जाए नए वाले विषयों में। तभी तो हमारी आने वाली पीढ़ी जानेगी कि आखिर उसमें कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, क्या नई चीज सीखने को है। तो क्या हम साइंटिफिक टेम्पर की तरफ अपने एजुकेशन प्रणाली को ले जा रहे हैं कि सिर्फ एक रिलीजियस एंटिटी की तरह एजुकेशन को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं? बिकॉज अगर हमारी शिक्षा प्रणाली धर्म अगर बेस्ड होगी, अगर आप देखें जो चेंजेस हुए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा है कि हम अपने बच्चों को वेदों और उपनिषदों के बारे में बताएं, ठीक है, हमारी अपनी कल्चर संस्कृति के बारे में जानना जरूरी है, पर अगर हम उन्हें रैशनैलिटी से दूर ले जाएंगे, हम उन्हें सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव, एक ही चश्मा देंगे पहनने के लिए, तो जो और पर्सपेक्टिव है और तरह है, क्योंकि सच्चाई जो है, और रंग सिर्फ सफेद और काला नहीं है, रंग के बहुत शेड्स होते हैं। तो बच्चा कैसे उस सामाजिक रियलिटी को समझेगा? अच्छा मनुष्य पूजा जी, बिल्कुल रानी जो सवाल उठा रही हैं, रानी जिस बात का जिक्र कर रही हैं, सवाल यही हो रहा है खड़ा कि बिना, अच्छी बात है नई चीजें इंक्लूड की गई हैं, लेकिन बिना कोई ठोस वजह बताए आप पुरानी जानकारी को, पुरानी जो धरोहर रही है जिसको अब तक पढ़ते चले आए हैं,
उसको हटा देना, सवाल इसको लेकर भी खड़े हो रहे हैं। अब मैं एक उदाहरण और देना चाहूंगी। जो पिछले कई सालों में हम देख रहे हैं इस तरह की चीजें मीडिया में भी आती हैं, जैसे कि अभी पीछे ताजमहल को तेजो महल के जो असर्शन थे, अब कोर्ट ने वो खारिज किया है और वो तथ्यों पे खारिज किया है। और अगर तो हम ये एक छोटा उदाहरण है कि अगर हम अपनी किताबों में अगर मुगल का जो एक पूरा एक नरेटिव रहा है, वुमेन का एक नरेटिव रहा है स्क्रिप्चर्स का, दलित के अपने कंट्रीब्यूशन रहे, पूजा का रिएक्शन ले लेते हैं, पूजा जी का रिएक्शन ले लेते हैं। रानी जी, पूजा जी क्या कहेंगे इस पर आप? ठीक है, वही बार बार बात जिसका हो रहा है, जिसको हम दोहरा रहे हैं कि नई जानकारी हासिल करना अच्छी बात है, लेकिन उस नई को हासिल करने के लिए पुरानी को हटा देना बड़ी बात है। यदि पुरानी गलत है तो उसे हटा देना कोई गलत बात नहीं है। आप ताजमहल का उदाहरण दे रहे हैं। ताजमहल के बारे में अगर विस्तृत रूप से आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि वहां बहुत प्राचीन अवशेष भी उसके आसपास और उसके संग्रहण में भी मिल रहे हैं। और आप तो कह रहे हैं कि पुरानी जो भी जानकारी है वो गलत है, यानी कि भीमराव अम्बेडकर वाला जो हिस्सा हटाया गया है, दलितों के लिए जो उनका संघर्ष है वो गलत है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऐसा है। मैंने ये कहा कि परिष्कृत होते रहना किताबों का बहुत जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि जो हमने एक बार लिख दिया वही सत्य हो गया, ऐसा नहीं होता है। नई नई रिसर्च होती है, नए अन्वेषण होते हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में किताबों का परिष्कृत होना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। जी, शुक्रिया आपका, हमसे आप हमारे साथ जुड़े। रानी जी और पूजा जी, आपका हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।